औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं डॉक्टर खालिद महमूद सघेड़ा आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन पंजाब ब्रांच की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक, मल्टी डायमेंशनल शख्सियत हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं, एकेडमिशियन हैं, रिसर्चर हैं, ट्रेनर हैं, पीएचडी हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। 23 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स का। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ कॉलेज लाइब्रेरियन के तौर पर किया और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 1997 के इम्तिहान में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और अब लाइब्रेरी इंचार्ज हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में और इनको 4 नई लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करने का भी एजाज़ हासिल है और एक्सपीरियंस है इनका। अगर इनको टीचर के तौर पे देखा जाए तो 11 साल से ज़्यादा इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे डॉक्टर तारिक टीचिंग करते रहे हैं और आजकल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सच लाइक मिनहाज यूनिवर्सिटी एंड कॉमसेट्स इसमें एमफिल और पीएचडी लेवल और बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं। 21 से ज़्यादा एमफिल के रिसर्चर्स को ये सुपरवाइज कर चुके हैं उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स में और 4 एमफिल स्कॉलर्स इनके अंडर सुपरविजन हैं। अगर इनको रिसर्चर के तौर पर देखा जाए तो 20 रिसर्च पेपर्स इनके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। 12 कॉन्फ्रेंस पेपर्स ये मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर चुके हैं और 6 रिसर्च पेपर्स इनके प्रोसेस में हैं, अप्रूवल के प्रोसेस में और रिव्यू के प्रोसेस में। और अगर डॉक्टर तारिक को ट्रेनर के तौर पे देखा जाए तो इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से, यूएसए और यूके के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल की और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और कश्मीर में वो ट्रेनिंग्स आके लोगों को दी। पीएलए के लाइफ मेंबर हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मेंबर हैं, एसोसिएशन ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर हैं और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड मैनेजमेंट साइंसेज के चीफ एडिटर हैं। मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल्स के या एडिटोरियल बोर्ड में शामिल हैं और ASIS&T SSNT जो एसोसिएशन है उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इनवाइट करने से पहले कल के सेशन के बारे में 2 मिनट में आपको बताना चाह रहा हूं कि कल हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब। वो यूनिवर्सिटी ऑफ दमाम सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन करेंगे और उनका सेशन फेसबुक पर नहीं होगा, जूम पर होगा। जूम एक सॉफ्टवेयर है। आप तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि आप आज ही गूगल प्ले स्टोर पे या गूगल ऐप स्टोर पे जाके जूम सर्च करके उसको अपने लैपटॉप्स में, और अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लें और इंशाल्लाह जो उसका लिंक है, जूम का लिंक, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और फिर सेशन से पहले भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो भी शेयर कर दिया जाएगा हमारे जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनमें भी और बाकी मीडिया पे भी। तो आप काइंडली गूगल प्ले स्टोर या गूगल ऐप स्टोर से जूम जो है वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उनके पास जूम जो है वो रजिस्टर्ड वर्जन है और उसमें कोई 250 या किसी की कोई पाबंदी नहीं है कि कम लोग जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा लोग बैक वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, थाउजेंड्स में। तो इसलिए कल जूम पे होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा।
तो अब मैं दावत देने वाला हूं जिस शख्सियत को, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक को पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन पंजाब ब्रांच की तरफ से खुश आमदीद कहता हूं और तह दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से हमारे लिए एक टाइम निकाला और हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो है ये मौका फराहम किया कि वो उनके तजर्बे से, उनके इल्म से और उनकी जो है वो बतौर ट्रेनर उनका जो तजर्बा है उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो मैं दावत देता हूं जनाब डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब को कि वो लाइव आए, फेसबुक पे लाइव हूं और अपना सेशन स्टार्ट करें। डॉक्टर मोहम्मद तारिक, वेलकम एंड थैंक्स वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद तारिक। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PLA पंजाब का कि जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। और इसके साथ डॉक्टर खालिद संघेड़ा और शेर अफजल मलिक साहब हैं वो कि जिनकी एफ़र्ट्स की वजह से, और ये सिर्फ ये PLA पंजाब अभिकरण नहीं है बल्कि जो प्रीवियस PLA पंजाब थी उससे पहले हमारे पास जो ऑफिस था, हेड ऑफिस था, उन सब की एफ़र्ट से ये सीट्स जो है ये अप्रूव हुई। और अप्रूवल के प्रोसेस के अंदर जितना काम PLA पंजाब को या अपने दूसरे कोलीग्स को करना पड़ा वो काबिल तारीफ़ है। और अब बाकी जो सीटें हैं और फिर इनकी एफ़र्ट के ये चाह रहे हैं कि जितनी भी सीटें ये फिल हो जाएँ, ये काबिल तहसीन है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैंने प्रीवियस जितने आपके लेक्चर्स हैं वो सारे सुने हैं। उसमें डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर सायरा है, डॉक्टर रमज़ान है, डॉक्टर नदीम सदीक हैं, डॉक्टर सायरा, डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर सलमान बिन नईम, उन्होंने आपको बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। और मैं अब ये सोच रहा था कि ज़ाहिर है जब एक ही टॉपिक पे मुख्तलिफ़ लोग जब बात करते हैं तो उसमें डुप्लिकेशन के चांसेस हो जाते हैं। अब मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि डुप्लिकेशन ना हो। अब इसमें मैं आपको जो चीज़ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि मैं अपना जो सक्सेस स्टोरी है 97 के अंदर मैंने टॉप किया था पंजाब के अंदर, वो स्टोरी आपको सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने तैयारी वो कहाँ से की। सवाल अभी मत कीजिएगा, सवाल बिल्कुल जब मैं आपको इनवाइट करूँ तो तब आपने सवाल जो है वो रेस करने शुरू करने हैं। जब हमारे 97 में कॉल आई तो कॉल आने के बाद हमने अप्लाई किया, जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद फिर वो हमें इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया और इंटरव्यू में हमें सुबह बुलाया गया। तो हमारी जो बारी थी वो तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब आई। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें जो मैं शेयर करूँगा, जो हमने गलतियाँ की, मिस्टेक्स एक्चुअली जो आपने नहीं करनी। अब पहली बात तो मैं बता दूं कि 97 में मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और अभी भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं और हमेशा से मैं सीखने की कोशिश करता हूं। मेरे क्लास फेलोज़ मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी साइंस जानते थे। तो टॉप मैंने कैसे किया, ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखें, इंटरव्यू के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। अगर आप रैंकिंग करें इंटरव्यू के अंदर, जो सक्सेस स्टोरीज़ जितनी भी लोगों की आप सुनोगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको पूरी लाइब्रेरी साइंस आती है, और आप यकीन कर लें जो लोग आपके सामने बैठे होंगे उनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। डॉक्टर नौशीन ने एक बड़ी मज़ेदार बात की, आप उनको बताते हैं कि सवाल क्या करना है, इसलिए आप उनको अपनी ही पिच पे खिलाने की कोशिश करें। आप उनके साथ वो बात करें जिस पे आपको मुकम्मल कमांड है। अब मैं आपको अपने इंटरव्यू की डिटेल बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि तैयारी मैंने कैसे की, कहाँ से की, किन 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 प्लेटफॉर्म से मुझे हेल्प आउट किया। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे सामने टेबल पे चेयरमैन बैठे हुए थे। उसके लेफ़्ट साइड पे करशी साहब थे जो हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। उनके साथ कोई और एक आदमी था पब्लिक सर्विस कमीशन का जिसको मैं नहीं जानता, जिसने कोई एक भी सवाल मुझसे नहीं किया। राइट साइड पे मैडम फ़रखंदा होती थी जिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन थी, और उनके साथ एक और शख्स थे जो कि मैनेज कर रहे थे ये जो कैंडिडेट्स थे उनको मैनेज कर रहे थे। तो मैं सामने गया, मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर, और उसके बाद उन्होंने मुझे आते ही इशारा किया, मैं बैठ गया। और बैठने के बाद सामने टेबल पे कुछ 4 कार्ड्स पड़े हुए थे, कैटलॉग जिसको हम कैटलॉग कार्ड कहते हैं, और साथ पेपर पेंसिल भी था। तो सबसे पहले मेजर साहब ने मेजर जनरल ने मुझे सवाल किया कि आपका नाम क्या है। मैंने उनको नाम बताया और फिर कहा कि आपके सामने बेटा 4 कार्ड्स पड़े हैं, बताएं ये हैं क्या। मैंने वो 4 कार्ड उठाए और उनको रादर ये कि मैं पढ़ना शुरू कर दूं, मैंने उनको चारों को डिटेल से देखा और डिटेल में वो आगे पीछे हो गए। आगे पीछे होने के बाद मैंने पहला कार्ड बताया कि ये ऑथर कार्ड है और दूसरा कार्ड सब्जेक्ट कार्ड था। अच्छा, जब मैंने ये बताया तो फौरी तौर पे मेजर जनरल साहब जो बाद में वीसी भी बने यूईटी के, उन्होंने ये कहा कि आप इनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर को पहले बोलें नंबर 1 2 3 4, उसके बाद बताएं कौन सा कार्ड है।
तो अचानक मुझे ये पता चल गया कि मेजर साहब को नहीं पता कि कैटलॉग किसे, उन्होंने सामने नंबर लिखे हुए हैं, 1 कार्ड ऑथर का है, 2 कैटलॉग का है, 2 सब्जेक्ट का है, 3 जो है वो एडिटर्स का है। अच्छा, इस पे मेरे फेस पे एक स्माइल आ गई, और उस स्माइल को देख के मुझे पता चल गया कि उनको नहीं आती लाइब्रेरी साइंस। इससे वो जो बैठे हुए थे, जिससे मुझसे कोई सवाल नहीं किया, वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और फिर मेजर जनरल साहब भी। इस एक स्माइल से पूरे इंटरव्यू का जो एनवायरनमेंट था वो बड़ा रिलैक्स हो गया। तो खैर मैंने वो नंबर की तरतीब से वो किया। और जो दूसरा सवाल था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपका एकेडमिक कैरियर कैसा है। तो बाई चांस मेरी जो एकेडमिक कैरियर था वो थ्रू आउट फॉर डिवीजन थी, और उस दौर के अंदर थ्रू आउट फॉर डिवीजन जो है वो, क्योंकि 40 मार्क्स थे, मुझे 40 मेरे पास थे, तो मैंने कहा कि हाँ मैंने मेहनत की, लेकिन मैं इतना शायद शाइनिंग स्टूडेंट्स नहीं था जितनी मैं मेहनत करता था। मैं मेहनती ज़्यादा हूँ, शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अच्छी बात मैंने वहाँ पे की। उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया फ़रखंदा, मैडम फ़रखंदा, शायद फ़रखंदा लोधी उनका नाम था। मैडम, मैं उनसे पहले मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो चुकी थी। मैडम ने कहा आपका ताल्लुक़ सरगोदा से है। मैंने कहा जी सरगोदा से है। तो सरगोदा में कोई ऐसी, अच्छा मैडम फ़रखंदा का ताल्लुक़ वो अफसाना वगैरह लिखती थी, स्टोरीज़ लिखती थी, तो उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया कि क्या आपका ताल्लुक़ सरगोदा से है। मैंने कहा जी सरगोदा से है। सरगोदा में कोई अदबी शख्सियत है। मैंने कहा जी बिल्कुल, एक नहीं है बल्कि 2 हैं। उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी। मैंने कहा एक तो डॉक्टर वज़ीर आगा जो अभी भी सरगोदा में रहते हैं, और दूसरे अहमद नदीम कासमी साहब जो हमारे सरगोदा से करीब खुशाब से, जोराबाद से ताल्लुक़ था, वो छोड़ के फिर वो आ गए। अच्छे 2 बड़े ग्रुप थे, ये मुझे पता है, इत्तफाक से मैंने ये पढ़े हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कभी डॉक्टर वज़ीर आगा से मुलाकात हुई है। मैंने कहा हाँ जी मैडम, मेरी एक दफ़ा उनके घर जाने का इत्तफाक हुआ, क्योंकि फ्राइडे के दिन वो एक अदबी नशिस्त लगाते थे, तो एक दोस्त मेरे वहाँ पे ले गए थे मुझे। और अहमद नदीम कासमी से मैं कहा जी कभी नहीं हुई। उन्होंने अगला सवाल किया कि आप जानते हैं कि डॉक्टर वज़ीर आगा एक पब्लिश कर। ने कहा मैडम नहीं, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन अहमद नदीम कासमी जो करते हैं मैं वो जानता हूँ, औराक, क्योंकि वो मैंने एक दफ़ा किसी लाइब्रेरी में उसको देखा था। अच्छा, मैडम फ़रखंदा ने बात करके रेफ़र कर दिया करशी साहब को। करशी साहब ने कहा कि आपकी जो कैटलॉगिंग है वो कैसी है। मैंने कहा सारी ज़ाहिर है, मैं तो क्लेम करूँगा कि ठीक है। आपने, अच्छा मेरे सर्टिफिकेट्स के अंदर एक सर्टिफिकेट लगा हुआ था, फ़हमुल कुरान कोर्स मैंने किया था। उन्होंने पूछे सॉरी, ये देखिए मतलब इसका ये मतलब भी है कि सम टाइम आप टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट्स नहीं करती, और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, और हमेशा फिर ये कहा जाता है कि लाइब्रेरियन ऐसी चीज़ है जो आपको कभी इस तरह का धोखा नहीं दे सकता जैसे अभी अभी हुआ। आप मुझे जस्ट कंफर्म कर दें, दोबारा से मेरी आवाज़ आपको आ रही है प्लीज़? अगर आप मुझे कंफर्म कर सकें, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे एक मैसेज में बता दें। ओके, अब्दुल मन्नान का मैसेज आ गया। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपने फ़हमुल कुरान कोर्स कहाँ से किया। मैंने कहा सर एक जमात इस्लामी एक कोर्स करवा रही थी, तो मैंने वहाँ से वो कोर्स कर लिया। उन्होंने पूछा कि इनके जमात इस्लामी के हेड कौन है, बानी कौन है। तो मैंने कहा मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब है। मैंने पूरा नाम नहीं लिया, मौदूदी साहब है। उन्होंने कहा आप ये बताइए कि आप मौदूदी साहब का अगर कार्ड बनाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे, पेपर पे लिख के दिखाइए। तो मैंने वो पेपर पेंसिल थी वो आराम से उठाया, और मैंने सोचा, और फिर उसके बाद मैंने मौदूदी लिखा, और कॉमा डाल के फिर मैंने अबुल आला कर दिया। तो कशी साहब ने कहा कि अबुल आला से इसकी है नहीं बनेगी एंट्री। मैंने कहा सर नहीं, क्योंकि उर्दू के अंदर हमेशा से ये कंसीडर किया जाता है कि जो रिनाउंड नेम होता है आप उससे उसकी एंट्री बनाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर लोग ज़्यादातर अबुल आला को जानते हैं। मैंने कहा सर मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा मौदूदी साहब को जानते हैं, मौदूदी के नाम से जानते हैं, अबुल आला के नाम से शायद नहीं जानते हैं। तो उसमें भी वो फिर हंस पड़े। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे मेजर साहब ने कहा कि थैंक यू वेरी मच, और उसके बाद में वहाँ से, अच्छा ये टोटल टाइम कुछ 5-7 मिनट से ज़्यादा का नहीं था, और इसके अंदर मतलब मैं बहुत रिलैक्स था। रिलैक्स इस वजह से था क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके पता चल गया था, एक तो पर्सनैलिटीज़ वो थी। मैडम से भी मैं मिल बैठा था, करशी साहब हमारे पढ़ाते थे, चेयरमैन साहब थे, तो एक ज़रा जो कंपैटिबिलिटी, एक आपको एक लेवल क्या कहना चाहिए, एक रिलेशंस डेवलप हो जाता है उसके उस इन्वायरमेंट के साथ।
तो उसने मुझे बड़ा फैसिलिटेट किया मेरे इंटरव्यू देने में। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, पूरे एतमाद हैं और ये यकीन है, जो कि मुझे भी यकीन है कि आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं, तो आप इंटरव्यू को बड़ा बड़ा मसला नहीं है। 1-4 की 1-5 की इतनी बड़ी रेशो नहीं है। सम टाइम एक सीट के अगेंस्ट 5-5 7-7 40-50 लोग होते हैं। ये तो 4-5 लोग ही कुछ नहीं है। आपने कम्पीट करना है और बहुत अच्छा कम्पीट करना है। अच्छा, मैंने तैयारी कहाँ से की? तैयारी जो मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने बताया कि मैं एक लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर बैक बेंचर, एक एवरेज स्टूडेंट था। मुझसे ज़्यादा अच्छे, कल डॉक्टर शफीक साहब का लेक्चर है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट थे, उनको मुझसे ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी साइंसेस आती थी। लेकिन मेरा मेरा एक बचपन से शायद कहने की आदत थी अखबार पढ़ने की। न्यूज़, अभी भी मैं न्यूज़ देखे बगैर, न्यूज़पेपर पढ़े बगैर अपना काम शुरू नहीं करता। तो वो आदत मेरे काम आ गई। जो उन्होंने क्वेश्चन किए मैडम फ़रखंदा ने, वो जनरल किस्म के क्वेश्चन थे और वो मेरे काम आ गए। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ग्रुप स्टडी की। हमारे क्लास को मैं अप्रिशिएट करूँगा, अपने क्लास फेलोज़ को, कि उन्होंने उस तरह का कंपटीशन, शायद जेलसी तो होती है, लेकिन हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और एक दूसरे से हम इंटरव्यूज़ करते थे। एक हम टॉपिक ले लेते थे, एक दिन बैठ जाते थे। आज उस वक्त तो शायद डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन का इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कंप्यूटर खाली साहब पढ़ाते थे, लेकिन वो इतना रश नहीं था ऑटोमेशन का, डिजिटाइजेशंस का। जो बहुत सारे एरियाज़ आ गए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हम और कैटलॉगिंग थी, क्लासिफिकेशन थी, सर्विसेज थी। तो ये उस पर हम एक टॉपिक लेके हम इस पर डिस्कशन करते थे और बाद में हम एक दूसरे से इंटरव्यू भी किया करते थे। ये तैयारी का बेस्ट पैटर्न था। हम अपनी नोट्स को कंसल्ट करते थे। गूगल पे इतना, मतलब उस वक्त तो इस तरह का वजूद ही नहीं था कि हम गूगल पे जाके चीज़ें विज़िट। अब तो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेशन है, आप बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर कर सकते हो। बुक्स थी, लाइब्रेरीज़ थी और सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर्स हमें आके वो लेक्चर्स देते थे, टिप्स देते थे। जैसे कि अभी PLA ने अरेंज किया, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो उन्होंने आके आपको टिप्स दी और वो आपको बताते हैं कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस। अच्छा, वो एक तैयारी थी जो मैंने दोस्तों के साथ मिलके की, जो मैंने नोट्स जो उसको रिवाइज़ किया। पढ़ने का, तैयारी करने का, अगर 2 साल में मैंने नहीं पढ़ा तो मैं, मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन में भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो मैं फिर तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इस इंटरव्यू, कोई मुश्किल काम नहीं है, 5 से 7 मिनट की बात है इन तक। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, मैंने पहले भी बताया, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको सारी लाइब्रेरी साइंस आती है, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपको उन लोगों से ज़्यादा आती होगी कि जो वहाँ आपके सामने बैठे हैं। और उनमें से भी कोई एक पैटर्न, अब अच्छा कम्बिनेशन क्या होगा, एक PPSC का आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके कोई इंस्टीट्यूट का, पब्लिक सेक्टर का लाइब्रेरियन हो सकता है, आपके स्कूल में से कोई टीचर हो सकता है। और ये वो लोग हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं पे मुलाकात करते हैं, जिनका आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि ये इनका एरिया क्या है। घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एंग्जाइटी होती है इंटरव्यू की, टेस्ट की, वो बिल्कुल है। और उसमें एंग्जाइटी को आप जितना ज़्यादा कम रखेंगे, आपका सक्सेस रेट बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एथिक्स आपको बता देता हूँ इंटरव्यू के हवाले से। जो आपने तो उस वक्त आपकी पर्सनालिटी बाहर आनी है, इनर पर्सनालिटी, जब आप बात करेंगे। लेकिन जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन होना है वो आपके एटीट्यूड से होना है, वो आपके स्टाइल इन एंट्री से, बैठने से होना है। ये मैं 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ और कुछ डॉक्टर नदीम ने भी आपसे शेयर की हैं। एथिक्स ये है कि अगर दरवाज़ा खुला है तो उसको खुला रहने दें, अगर बंद है तो उसको फिर बंद करके जाएं। और आराम से, कोई इतना ज़्यादा ज़ोर से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ये कहा जाता है कि राइट साइड पे खड़े हों और लेफ़्ट से बाहर आ जाएं, लेकिन अगर आप किसी भी साइड पे खड़े हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, जो कि बाहर ही चेक हो जाते हैं, अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपके पास से खूबसूरत उसका बैग होना चाहिए। सेकंड, जब आप बैठ जाते हैं तो आप याद रखिए मैं बैठा हूँ और ये जो पीछे बैक है ये मेरी सीट के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो हाथ हैं, आप इसको ऐसे करके अपने यहाँ पे लैप में रख सकते हैं और आपके जो पाँव हैं नीचे से, वो आपके जो एंकल्स हैं वो क्रॉस है। टांग पे टांग बिल्कुल भी नहीं रखनी। आपके ये हाथ ऐसे हों
ये आपने ऐसे करके नहीं बैठना, क्योंकि ऐसे करने से बैठने से आपके कॉन्फिडेंस शटर होगा और आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका ये जो जेस्चर है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल पीछे टेक लगाएं, आप ऐसे करके आगे नहीं बैठें, आप ऐसे करके पीछे ज़्यादा ना वो हो जाए, आप बिल्कुल स्ट्रेट आराम से बैठें जैसे कि आप यूजुअली बैठते हैं। इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल स्टाइल ही होता है, जैसे आप तस्वीर बनाते हैं और आप नीचे जो हैं आपके क्रॉस जो एंकर्स जो हैं आपके वो क्रॉस हो जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, बैठने के बाद आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए जो आपसे सवाल पूछ रहा है। अगर उसने रेफ़र किया है राइट लेफ़्ट, तो आप उसकी बात को तवज्जो से सुने, गौर से उसके सवाल को सुने। और सम टाइम ये होता है कि आपको सवाल समझ में नहीं आता, नो इशू, आप उसको कह सकते हैं सर रिपीट कर दें, आई बेग टू पार्डन, प्लीज़ रिपीट सर। तो आप उसको वो कह देंगे तो वो आपके सवाल को रिपीट कर देते हैं। अच्छा, अगर आप को मतलब कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो प्लीज़ आप उनको कह सकते हैं कि आप मतलब ये सवाल सर मैंने पढ़ा था लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं आता। आपके सर ये कहीं मैंने पढ़ा है लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, उनको भी पता एंग्जाइटी होती है। सम टाइम आप ज़ाहिर है उस एंग्जाइटी को वो लोग जानते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, उनको पता है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाता है तो वो भूल सकता है। अच्छा, उसके बाद आप अपनी जो ड्रेसिंग है उसको फॉर्मल आपने रखना है। अगर आपने पैंट शर्ट, समर ड्रेसिंग है, अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो आप बेहतर है कि उस पर टाई लगा लें। और अगर आपने अच्छा, तो सॉरी ये इंटरनेट कनेक्शन इशू है जिसकी वजह से ये पॉज बीच में आ गया था। अब दोबारा से प्लीज़ मुझे बता दें कि अभी मेरी आवाज़ आपको आ रही है। कोई भी कंफर्म कर दे प्लीज़ मैसेज के थ्रू। आप में से कोई कंफर्म कर सकता है कि आप मुझे सुन सकते हैं कि नहीं? ओके जी, ठीक है। अच्छा, ड्रेसिंग मैंने बता रहा था कि आपको फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो बेहतर है आप टाई लगा लें, और अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी है तो वेस्ट कोट पहन लें। अच्छा, जूते आपके पॉलिश होने चाहिए। अब आप कहेंगे जी जूते, अब मैं जहाँ पे टेबल सामने लोग बैठे हैं तो जूते तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपका जूता या किसी का भी जूता नीचे से फटा हुआ तो उसके कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो आप पॉलिश्ड आपके शूज़ होने चाहिए, आपकी सॉक्स आपके। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि जज्बाती हो के परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं जो कि एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इतना ज़्यादा परफ्यूम नहीं कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा तंग हो सकता है आपको वो परफ्यूम पसंद हो किसी और को ना हो, तो बड़ा बेहतर किस्म का परफ्यूम आप इस्तेमाल करें, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कोई शौक़ ये फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली जो हमारी बच्ची हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है कि आप शौक़ जो पार्टी मेकअप होता है उसको मत करके जाएं। जो एक एक प्रॉपर डिसेंट किस्म की चीज़ जो आप अपने मेकअप डिसेंट कर सकते हैं वो करें, शौक़ कपड़े नहीं। जो ऑफिस के, अच्छी गूगल आप कर सकती हैं कि जो ऑफिशियल ड्रेस होता है वो किस तरह का हो सकता है, आप वो करके जाएं। मज़ीद बेटा मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सबको लाइब्रेरी साइंस नहीं आती। आपने जो बात कर रही है वहीं से सवाल रेज़ होगा और उसी का आपने जवाब देना है। आप अपने सीवीज़ को ज़रूर जो सीवी के अंदर आपने लिखा है वो आप उसको कंसल्ट करें, उसको देखें, उसको बताएं कि उस सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब कई स्टूपिड तरह के सीवीज़ भी होते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन अगर आपने लिख के भेज दिया तो अब मिसाल के तौर पे वो लिखा होता है एमएस ऑफिस 2016, 2015, 2014 सारे आते हैं। भाई जिसको 2016 आता है 15, 14 आता ही होगा। अब एक शख्स अगर ये कहता है कि जी मैंने मास्टर्स किया है, अल्टीमेटली उससे ग्रेजुएशन और इंटर मैट्रिक किया होगा। तो इस तरह की चीज़ें सीवी में लिखी होती हैं, लेकिन अगर आपने वो लिख के दे दिए तो आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि सिर्फ 15, फ़र्ज़ करें मैं सवाल कर लेता हूँ कि भाई 16 जब आपने लिख दिया था तो 15, 16 लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं बता सकता हूँ कि सिर्फ 15, 16 के अंदर ये चीज़ें थी जो 16 में नहीं है, 16 के अंदर इसको अपडेट किया गया। तो ये वैसे कोई इतनी अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें जो सीवी में लिखी हैं आपके पास उसकी मुकम्मल ग्रिप, उसके बारे में मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। मोरओवर ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना थी। बाकी टिप्स मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने, कोलीग्स ने आपके साथ शेयर किए हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझसे आप सवाल पूछें और
सवाल जो है वो कोशिश करें कोई कलेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर आपने करना है। अच्छा, मैं फिर एक आखिर पे एक बात कर दूं। मैंने कहा कि आप ग्रुप की शक्ल में अपनी तैयारी करें, इंटरव्यूज़ करें। 8 से 11 तक मैसेजेस मुझे मलिक शेर अफजल साहब ने बताया कि वो शुरू हो रहे हैं और वो ग्रुप्स बनेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। और उस ग्रुप के अंदर अगर आपको ये पता चल जाता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन है, तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि उसका एरिया क्या है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो आप अपने आप का माइंड मेकअप बना सकते हैं उस हवाले से। समटाइम नहीं पता चलता, और होता ये है कि वो बहुत सारा पैनल उनके पास होता है, उस पैनल में से कुछ लोगों को बुलाते हैं, किस दिन किसी को बुलाते हैं, किस दिन, और हो सकता है कि 4-5 ग्रुप्स एट ए टाइम वहाँ पे काम करें और आपको नहीं पता कि आपकी बारी किस ग्रुप में आ जाए। अच्छा, अब क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। सर सीवी लेके जाने, देखें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उनकी इंस्ट्रक्शंस ये है कि अगर वो सीवी आपसे मंगवा रहे हैं, सीवी खाली नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। सीवी अगर आप लेके जा रहे हैं तो ठीक। हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप पानी की बोतल साथ ज़रूर लेके जाएँ। हो सके तो साथ खाने के लिए थोड़े से चने, ये वो टिप्पे शायद किसी और के जहन में ना आई हो। पानी इसलिए कि गर्मी है और एंग्जाइटी में तो प्यास भी ज़्यादा लगती है। अपने आप को कूल डाउन करने के लिए पानी वहाँ से ख़रीदते रहें, पानी वहाँ पे पी लें कैंटीन से। और चने, क्योंकि सुबह ऐसा हो सकता है कि आपको 9 बजे बुलाया जाए और 2:30 बजे आपकी बारी आए और आप बाहर जा भी नहीं सकते खाने के लिए कि पीछे कहीं पे आपकी कॉल ना आ जाए। तो इसलिए आप ये 2 चीज़ें ज़रूर लेके जाएँ। पानी की बोतल अपने साथ रखें और खाने के लिए कुछ कोई सैंडविच या कोई चने अगर हो तो मतलब आपके साथ हो। लेकिन वो चने और पानी की बोतल कभी भी आप जो इंटरव्यू रूम है उसके अंदर मत लेके जाएं। सर कार्ड बनाना नहीं आता। अरे अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं तो उस वक्त की, अब मैं आपको एक एरिया बताऊं जिस पे आपसे सवाल होंगे। वो ऑटोमेशन है, वो डिजिटाइजेशन है और वो सर्विसेज हैं। ये जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है, इस पे बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि इसके बारे में आपसे सवाल हों। अच्छा, एक सवाल है जी, सब कैंडिडेट्स, जी सब कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं अभी आपके ले लेता हूं और सवाल मैं साथ साथ ले भी रहा हूं। सर काइंडली फीमेल के बैठने का स्टाइल एंड नॉक करने है, क्या है नॉक करना है इन इंडस शूज़ की बारे में बता दें। अरे नहीं, देखो आपका बड़ा डिसेंट ड्रेस होना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस में जो ड्रेस होता है वो पार्टी ड्रेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये नहीं कि आप वो फुल फ्लेज वो पार्टी मेकअप पार्टी ड्रेस में चले जाएं, बड़ा अच्छा तरह धुला हुआ। अच्छा, ये एक याद रखें, नया ड्रेस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने पुराना जो बेहतरीन ड्रेस है आप उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो आयरन हो, उसको प्रॉपर इस्त्री किया हुआ हो। अच्छा, कुछ ने कहा कि जी कॉल नहीं आई अभी तक। मेरी अभी मलिक साहब से बात हो रही थी, वो बिल्कुल इन कॉन्टेक्ट हैं जी पब्लिक सर्विस कमीशन से। और सुनने में ये आया है कि जो 2 इसमें फेजेस के अंदर वो इंटरव्यू कर रहे हैं, एक है 8 से 11 और उसके बाद ज़ाहिर है 1800 स्टूडेंट है यार, कैंडिडेट हैं। 1800 स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता 4 दिनों में, तो शायद वो 2nd, 3rd, 4th फेज़ के अंदर बकिया लोगों को कॉल करें। अच्छा, एक ने पूछा है कि मैंने 2007 में किया था और मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ही मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है आपका कंपटीशन उन लोगों से है कि जो फ्रेश नॉलेज के साथ हैं, उनके पास जो अभी पढ़ के बाहर आ रहे हैं या जिन्होंने अभी पिछले 4-5 सालों के अंदर पढ़ा है। तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और इसका बेस्ट तरीक़ाकार ये नहीं कि आप किताबें पढ़ने में, इसका बेस्ट ये है कि उन लोगों से जो फ्रेश हैं, कोई ग्रुप की शक्ल में उनके साथ डिस्कशन करें और उनके साथ बैठ के अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें और उनको इंटरव्यूज़ दें। तो ये लेने देने के सिलसिले में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इतना नहीं है कि मैं आपको कोई किताब कहूँ जी किताब पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन जनरल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक कहें कि ड्रेस शर्ट के अंदर अगर टाई वगैरह को, समर कोट है तो फिर ठीक है, वो बड़ा लाइट वेट होता है, उसमें आप पहन सकते हैं। लेकिन अब ये ना हो कि गर्मी से शराबूर हुए में और आपने वो कोट, इसलिए मैंने कहा कि आप टाई लगा के भी जा सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू के लिए बार बार ये 3-4 दफ़ा क्वेश्चन आ गए सबके लिए। जी सबको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। कुछ इंटरव्यू आपके मतलब डिपेंड करता है, वैसे जो एवरेज टाइम होता है इंटरव्यू का 5 से 7 मिनट होता है। अच्छा, प्लीज़ ई लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन। यार ये अब ये क्वेश्चन है, ये बड़ा ई लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन आप क्या लेना चाह रहे हैं? ई लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन
और ये लाइब्रेरी होती क्या है, ये लाइब्रेरी के रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये लाइब्रेरी की सर्विसेज क्या होती हैं, इसके लिए एक अलहदा से ज़रूरत है एक प्रॉपर लेक्चर की। हाउ टू गिव सर्विसेज इन द कोविड, इम्पैक्ट ऑफ कोविड के अंदर। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप इसको बिल्कुल समझ के जाएं और अपने जवाब लेके जाएं कि कोविड के अंदर आप सर्विसेज कैसे दे सकती हैं। और इस पे बहुत सारे हमारे अपने जो कोलीग्स हैं उनके आर्टिकल्स आ चुके हैं, आप इनका पढ़ें और इसके जो इम्पैक्ट है लाइब्रेरी सर्विसेज पे वो भी है, और कुछ सर्विसेज चेंज हुई है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल ये आए हैं कि जी मैं ओपन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं उसकी तैयारी कैसे करूँ। यार एक तो जहन से निकाल दें कि आप ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप किसी से कम हैं। आप यकीन करें, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने बहुत अच्छा एमफिल किया और अब वो पीएचडी कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो प्लीज़ ये वाला जो है चीज़ कि जी मैं शायद कोई ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ के हूँ या मैं कहीं और से पढ़ के हूँ, मेरे कंपटीशन, नो 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 नो। आप अपने आप फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आप पे कि मुझे लाइब्रेरी साइंस आती है और मैं लाइब्रेरी इंटरव्यू कर लूँगा। आप इसको तस्बीह की तरह बार बार रिपीट करते रहो, इंशाल्लाह आप करेंगे। अच्छा, एक की हाई क्वालिफिकेशन विल बी बेनिफिट। यार देखिए, जब आपके पास एमफिल की डिग्री है तो अल्टीमेटली आपने उन लोगों से ज़्यादा पढ़ा है जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, मास्टर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन इस इंटरव्यू के लिए, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली। अगर वो आपका अच्छा नंबर तो नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि 40 नंबर्स होते हैं, अब 4 डिग्रीज के, मैट्रिक, इंटर, बी और एमए, लेकिन आपके इंटरव्यू पे, आपकी बातचीत के अंदर, आपके कंटेंट्स में इसका फ़र्क पड़ेगा। डिफ़ाइन, अच्छा जी ये आपने दिया, मेरे ने सवाल किया जी कि WXY जर्नल्स की जो कैटेगरीज़ हैं आप उनको डिफ़ाइन कर दें। फिर ये पर्सन, अब आप इसके HEC की साइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि HEC ने जर्नल्स के डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर एक याद रखें। आप कॉलेज के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, कॉलेज लाइब्रेरियंस के लिए, कॉलेज लाइब्रेरियंस के जो मेजर आपके क्लाइंट हैं वो 2 हैं। नंबर 1 एकेडमिशियंस, टीचर्स जिनको कहते हैं, फैकल्टी मेंबर्स। नंबर 2 स्टूडेंट्स। वहाँ पे रिसर्चर्स बहुत कम होते हैं। रिसर्च जो कल्चर है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सवाल होंगे वो ये पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट्स को, आप अपनी फैकल्टी या टीचर्स को कैसे सर्विसेज देंगे, और सर्विसेज के अंदर जो रोल है कंप्यूटर का, इंटरनेट का, वो क्या होगा, तो उसको ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, उसने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। और भाई एक्सपीरियंस तो मांगा ही नहीं है उन्होंने, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप अभी 1-2 सालों के अंदर आप पास आउट हुए हैं, मास्टर्स किए। इसका मतलब है आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आप हो सकते हैं, क्योंकि आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है और आपके पास मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज होगा। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं उनका नॉलेज शायद इतना फ्रेश ना हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो आप उनको बताते हैं कि मुझसे कहाँ कहाँ से पूछा जाए, तो आप ज़रूर अपेयर हों। अच्छा जी, एक सवाल ये आया है, हाउ टू ऑटोमेट द लाइब्रेरी। अब मैं फिर बात ये कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है कि जिस पे आप एक अलहदा से लेक्चर अरेंज कर सकते हैं कि लाइब्रेरी के ऑटोमेशन का प्लानिंग कैसे की जाए, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे की जाए, उसके अंदर टूल कौन कौन से, उसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होंगे, उसके आपने जो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एक अलहदा से सवाल है। अब फिर दोबारा से, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूजिंग इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। वैसे हम इंसिग्निया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल हो सकता है तो वो कोहा और डी स्पेस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ज़ाहिर है उनके पास इतना पैसा नहीं होता जितना यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है। तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपको करना पड़े ऑटोमेशन तो आप क्या करेंगे, तो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, और सवाल मज़ीद ये हैं कि जी मुझे इस सवाल की समझ नहीं आया। फातिमा कुरैशी ने लिखा है पोजीशन और डिवीजन, शायद आप वो पूछना चाह रहे हैं जो 10 नंबर मैंने आपको बताया, वो डिवीजन के होते हैं। हमारे दौर में डिवीजन चलती थी, CGPA नहीं होता था। फर्स्ट डिवीजन के 10 नंबर थे, उसके नीचे जो है वो शायद 8, 9, 7 नंबर होते थे, थर्ड तक नंबर होते थे। तो क्योंकि मेरी डिवीजन चारों की फर्स्ट थी तो इसने मुझे 40 के 40, और इसने बड़ा इम्पेक्ट किया था मेरे इंटरव्यू में, क्योंकि मेजर साहब ने मुझे, जब मेजर जनरल ने मुझे बताया कि आपका एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा है, तो वहीं पे मैं रिलैक्स हो गया और उस वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ।
खालिद साहब की बड़ी अच्छी सजेशन ये आई है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप पूछ रहे हैं कि ऑटोमेशन कैसे होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्ट के बारे में है, तो ये सारी चीज़ें कि आप जो मटेरियल आपके टीचर्स ने रिकमेंड किया, इवन यार गूगल इज़ द बेस्ट टीचर। मैं हमेशा ही कहता होता हूँ, अपनी क्लास में कहता होता हूँ, दो आज मेरे टीचर हैं, एक खालिद साहब हैं और एक ये गूगल है। तो आप खालिद साहब हो सकता है बहुत मसरूफ़ हो, लेकिन गूगल जो है वो आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको पॉइंट टिप आपको मज़ीद दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू तो आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे को ज़रूर दें, मतलब डिस्कशन करें। आप ये कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से रब्ता कर लें और उन्हें कहें कि सर आप काइंडली 5-7 मिनट निकालें और मेरा इंटरव्यू कर लें। और अगर हर सीनियर को 10-12 लोगों को ये टाइम दे सके तो ये फैसिलिटेशन होगी, और उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। एक क्या ये कि जी PLA अरेंज अ लेक्चर ऑन ऑटोमेशन एंड डिजिट लाइब्रेरी बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वो ठीक है, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है भाई। 8 को आज कोई 5 तारीख है और 8 को 3 दिन के बाद इंटरव्यू है, तो अभी तो इनकी लेक्चर सीरीज़ ही आपकी 6-7 तक ख़त्म होगी और उसके बाद टाइम नहीं रहेगा कि आपको वो इस ऑटोमेशन पे डिजिटाइजेशन पे। लेकिन PLA जो है वो काम कर रही है, तो अपने स्केड्यूल के अंदर उनको ये चीज़ शामिल कर लेनी चाहिए कि वो मतलब नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में इस टॉपिक पे करवा दें, और वो ज़रूर करवा देंगे। फिर दोबारा से सवाल है कि CV चाहिए। नो CV नहीं चाहिए, लेकिन CV में जो लिखा हुआ है उसका आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप भूल गए CV में क्या लिखा है और आपसे सवाल कर लें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पता होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप मतलब अपने CV को अच्छी तरह और उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ आपने लिखी हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, वो जो आपने एक्सपीरियंस लिखे है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं कॉलेज लाइब्रेरीज़ के लिए। तो कुछ सवाल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो जिनकी आप एक लिस्ट बना सकते हो, और प्रेजेंटर ने पहले से बताया भी कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन सवालों को आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, इसका बेस्ट जवाब भी हो सकता है। और एक चीज़ और हमेशा याद रखें, सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स स्मोकिंग करते हैं, वैसे तो ये बहुत बुरी आदत है, लेकिन आपको एंग्जाइटी ख़त्म करने के लिए ये काम नहीं करना। याद रखें, अगर खुदा ना खास्ता आप इस तरह करके चले जाते हैं, आधे घंटे के बाद भी आपको पता कि आप उससे वो कर लें, स्मेल ख़त्म नहीं होती, और अगर इस तरह का हो गया तो आपका बड़ा बैड इम्पेक्ट पड़ेगा। कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, तो आपने कम से कम अपने आप को एक अच्छा लाइब्रेरियन प्रोफेशनल आपने प्रेजेंट करना है वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल ये आया कि जो प्रीवियस एकेडमिक डिग्रीज ग्रेड्स जो हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा है तो इसका इम्पेक्ट पड़ता है, और उसके नंबर्स भी हैं तो इसका इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पेक्ट आप, अगर वो एवरेज डिग्रीज़ हैं, आप इंटरव्यू बहुत अच्छे इंटरव्यू दे दें तो आप उतने ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आप उस इशू का, अगर कोई इशू है तो ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि विच जर्नल्स एंड डाटा बेसिस आर बेस्ट फॉर कॉलेज लैब। भाई साहब, आप, ये तो डिपेंड करता है ना कि पढ़ाया क्या जा रहा है। आप इंजीनियरिंग के लिए कोई अलहदा से हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलहदा से हैं, तो एक जर्नल को तो नहीं किया जा सकता। HEC ने को 32,000 जर्नल्स के एक्सेस दिए, वो सारे के सारे किसी के लिए एक इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह का प्लीज़ सवाल नहीं करें। ये वेरी करता है कि आप रिसर्च किस टॉपिक किस एरिया में कर रहे हैं, और जिस एरिया में आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं उससे रेलिवेंट जितने जर्नल्स हैं वो आपके लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, आप ये सवाल कर रहे हैं अभी काफ़ी लोगों को कॉल लेटर नहीं मिला, तो काइंडली मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये जो शेर अफजल मलिक साहब हैं, ये खालिद संगेड़ा साहब, PLA मुसलसल इन कांटेक्ट है PPSC के साथ। वो मुसलसल इन्फॉर्मेशन लेके अपनी इस फेसबुक पेज पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये पोस्ट करते चले जा रहे हैं। आप उनको क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ पे सवाल करके उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। मेरी उनसे जो बात हुई थी उनके मुताबिक कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया 8 से 11 तक, फिर सेकंड फेज़ में बकिया लोगों को, फिर शायद थर्ड फेज़ में, क्योंकि 1800 कैंडिडेट को आप 1-2 हफ्ते में नहीं कर सकते, तो ये प्रोलॉन्ग होगा शायद 3-4 वीक में, और एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 टीम्स बैठ के आपके इंटरव्यू करेंगी, और एवरेज शायद कोई 100-200 कैंडिडेट को करेंगे, तो तब कहीं जाके आप इसको सब लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर खालिद सिंगेड़ा साहब की तरफ से कि जो कल जूम का लेक्चर हो रहा है डॉक्टर शफीकुर रहमान का, आप उसको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि डॉक्टर शफीक साहब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। और याद रखिए, मैंने कहा था कि मैं एवरी स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर शफीक मुझसे ज़्यादा लाइब्रेरी साइंस जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छा बताएंगे, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और उस ज्वाइनिंग के अंदर आपको जस्ट क्लिक करना है लिंक पे, किसी आईडी की पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो लिंक है ये आपसे शेयर करवा देंगे, अपनी पीएलए पंजाब के साथ कनेक्टेड रहिएगा। जी, सवाल और हैं? So the introductions one we are talking about education is that the session mentioned important like did masters. अच्छा नो कि आप बता दें कि आई डिड मास्टर्स इन 2017 और वो तो लिखा हुआ है उनके सामने वैसे, लेकिन आप बता भी दें। अच्छा, ये वाला सवाल ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये सवाल आपका 30 सेकंड लेगा, लेकिन ये सवाल बेस बनाएगा अगले सवालों की। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बड़ा केयरफुली इसको आप लिखें, उस पर देखें कि आपने क्या कहा है, क्योंकि उसके अंदर से ही सवाल निकलेंगे या आपके सीवी के अंदर से निकलेंगे। अच्छा, जो कैंडिडेट जॉब नहीं करते उनके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से क्वेश्चन हो सकते हैं। आज जो जॉब ही नहीं करते तो उनका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, देखो सवाल तो कहीं से भी कर सकते हैं। अब आप ये सवाल पूछिए कि वहाँ से हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कौन बैठा होगा, और वो किसी भी किस्म का सवाल कर सकता है। वो ये सवाल कर सकता है कि ये जो फ़लस्तीन के इशू पे सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। किताबें क्या रोल प्ले कर सकती हैं एंग्जाइटी को कम करने के लिए। अच्छा, ये हम किसी भी सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सर्विसेज में आता है कि किताबों का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। हम अपनी सोशल लाइफ के अंदर किताब को कहाँ देखते हैं, किताबें ख़त्म हो रही हैं तो लाइब्रेरीज के क्या रोल है। ठीक है, तो ये वो सवाल हैं जो आपने समझने हैं और जो आपने एक दूसरे से डिस्कस करना है, और इसका पॉजिटिव आंसर ही आना चाहिए। जी, तो मेरे ख्याल है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये सवाल आपने सबसे हुआ इंटरव्यू में होगा कि इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा कि इंग्लिश में होगा। याद रखें, आपने मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की है, इंग्लिश में नहीं किया। अगर 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 सवाल वो पूछ लेते हैं इंग्लिश के अंदर, वैसे नहीं पूछेंगे, इत्मीनान रखें, उनको भी पता है नहीं पूछेंगे। अगर पूछ लेते हैं तो आप उर्दू में जवाब दें, ये कह दें लेट मी एक्सप्लेन इन उर्दू सर, लेट मी एक्सप्लेन इन उर्दू सर, कोई इशू नहीं है भाई। मुझे याद है मैं एक दफ़ा इंग्लिश में एक प्रेजेंटेशन देने लगा, तो उस दरमियान में खालिद साहब ने मुझे इशारा करके बुलाया, ये कॉन्सर्ट्स की बात है, मुझे वो आज से कोई 8-10 साल पहले की। कहते हैं कि तुमने अपना रोब डालना है अंग्रेज़ी का, ये इनको समझाना है। मैंने कहा सर समझाना है। कहता है उर्दू में 2 ये लेक्चर। उसके बाद आज तक मेरी कोशिश होती है कि मैं डिलीवर करूं, और इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में जवाब आ रहा है तो अदरवाइज उर्दू में दे दें। वो डीडीसी नंबर पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। मतलब ये एक सवाल किसी के ऑटोमेशन का पूछ सकते हैं, वो कोहा का पूछ सकते हैं, यस पूछ सकते हैं, और नहीं भी पूछ सकते। एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरव्यू में अपेयर होना चाहिए। यार क्यों नहीं होना चाहिए, प्लीज़ अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करें। ये कौन है, ये आप ज़रूर मुझे कॉल करें। ये मुझे नहीं पता, छम छना, ये मतलब बड़ा मौसीकी से नाम है इनका। आप प्लीज़ मुझे कॉल करें। आप मुझे डीमोटिवेटेड लग रहे हैं आप इस इंटरव्यू के बाद, आज नहीं कल नहीं मंडे को, आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानता है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे कॉल करें। मैं इस पे आपको एक प्राइवेट मैसेज में आपका नंबर भिजवा देता हूँ, उस पर आप मुझे कॉल करें और मुझसे रब्ता करें मंडे को। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपके उतने ही चांसेस हैं जितने कि अभी फ्रेश जो ग्रेजुएट हैं या जो जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके उतने ही चांसेस आपके भी हैं। प्लीज़, ठीक है। और आई बिलीव यू, याद रखें, मैं फिर जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आई बिलीव यू। अगर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट होकर टॉप कर सकता हूँ, आप भी टॉप कर सकते हैं। मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस में ना पहले था ना अभी हूँ। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। अच्छा, अब ये सवाल आया है सर, अबाया और हिजाब कलर कैसा होना चाहिए? देखो, मतलब मैं कह दूं कि पिंक होना चाहिए। अरे नहीं, आप जो अबाया कलर पहनती हैं, अच्छा याद रखें, मैंने ये कहा कि आप पैंट शर्ट पहने तो टाई लगा के चले जाएं। एक शख्स पैंट शर्ट पहनते नहीं, उस दिन टाई लगा के वो अजूबा लगेगा। आप जो चीज़ें पहले से पहनते हैं, आप उन्हीं को बेहतर हालत में, बेहतर कंडीशंस के अंदर अच्छी उसमें वो लेके चले जाएं। और जो पहले आप पहन रहे हैं हिजाब, वो आप उसी को कलर को, ग्रे है वो ब्लैक है, आप उसमें ज़्यादा अच्छी डिसेंट लगेंगी। हाँ, गर्मियों के अंदर लाइट कलर्स ज़्यादा चलते हैं, वैसे शायद उतने डार्क कलर्स दिन में नहीं चलते। तो आप, डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे। एक ये सवाल मतलब बहुत दफ़ा हुआ है और बार बार हो रहा है इंग्लिश और उर्दू का। प्लीज़ कोई अपने आप को कंफ्यूज ना करें। अगर वो इंग्लिश में आपसे कोई, वैसे तो नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 80% चांस है कि नहीं होगा, कि वो कर देते हैं, उन्हें कहते हैं कि लेट मी एक्सप्लेन इन उर्दू सर, और आप उसको अच्छी तरह जवाब दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर मैं समरी जो है उसके बारे में बता दें, मुझे इसका प्लीज़ समझ नहीं आ रहा। ये प्लीज़ सवाल को रिपीट करें ताकि मैं समझ जाऊं। जी, मैं आपको नंबर आपका दे दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा, आप मुझे मंडे को कॉन्टेक्ट प्लीज़ कर लीजिएगा। जी, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, ड्रेस कलर का पूछा है, प्रिंटेड या भाई अल्लाह के बंदो, क्या हो गया आपको? मतलब ये एंग्जाइटी है, कलर कौन सा पहनना है यार? आपको जो कलर सूट करता है, जो आप पहले से कलर पहनते हैं, आप वो पहने आप। लेकिन मैंने कहा कि वो आयरन होना, इस्त्री होना चाहिए, वो सलवटें नहीं होनी चाहिए, वो आपको जो सूट करता है। और हर मैं कहता हूँ कि आप रेड कलर पहन के चले जाएं। अब मुझे क्या पता आपको सूट करता कि नहीं करता। ख़वातीन तो रेड कलर पहन सकती हैं, और मैं आपको कहूँ कि आप वाइट पैंट शर्ट में चले जाएं तो क्या होगा? ये तो आपने डिसीजन करना है यार। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हम वो करें, तो आप इस पर गूगल कर लें आप। अच्छा, आपने कहा कि स्कूल लाइब्रेरी के अंदर एक क्लरिकल जॉब है, और मेरे तजर्बा जॉब के रेलिवेंट है, 200 किताबों में स्कूल लाइब्रेरी है, एक्सपीरियंस इस तरह का होना चाहिए स्कूल लाइब्रेरी का। यार एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, क्लरिकल जॉब है। अब मतलब आप लाइब्रेरी साइंस अगर जानते हैं, लाइब्रेरियंस का है, अगर आप लाइब्रेरी साइंस जानते हैं तो आप इस इंटरव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में एक शख्स क्लर्क था, अटेंडेंट था, मास्टर्स किया, एमफिल किया, वो पीएचडी कर रहा है। उसने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि जी मैं क्लर्क को मैं कर नहीं सकता, उसने कहा मैं कर सकता हूँ, और उसने करके दिखाया। और उसका एक पेपर जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर में जर्नल में पब्लिश हुआ है। समरी के मुतलिक, ये समरी सर मैं, ये समरी कौन सी समरी भाई? आई थिंक सो कि चूँकि सवाल मुझे लगता है कि ख़त्म हो गए। अच्छा, मैं आपका अपना नंबर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझसे, लेकिन ऐसा अगर होगा कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे तो मुझे माजरत करनी पड़ेगी, सबका तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई लाहौर बेस्ड हैं और वो इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मेरे पास प्रोफेशनल्स हैं, मेरे असिस्टेंट हैं, मेरे कोलीग्स हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ये है, आप पीएलए पंजाब के साथ रब्ता रखें, ये बहुत अच्छी एफ़र्ट कर रही है। और आप यकीन करें, वो प्राइवेटली उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारी कोशिश ये है, बल्कि उनकी नहीं है, आपके टीचर्स की, आपके सीनियर्स की कोशिश है, आप सब लोग कामयाब हो जाएं। ये जितनी सीटें हैं ये सब फिल होनी चाहिए। अगर एक भी सीट रह जाती है, आप यकीन करें मुझे, पीएलए पंजाब को,
आपके सारे टीचर्स को, आपके जितने सीनियर्स हैं सबको बहुत ज़्यादा दुख होगा और शर्मिंदगी भी होगी। अच्छा, डीडीसी की फर्स्ट समरी, हाँ वो आपने क्या पूछा उसको बता दें यार। डीडीसी की फर्स्ट समरी तो आप गूगल पे पड़ी हुई है, अब मुझे ज़ुबानी वैसे ही वो याद नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से ब्रॉड एरियाज़ कौन कौन से हैं डीडीसी के अंदर, इनके शुरू कहाँ से हुई, इसका फ़ायदा क्या है, ये डिजिटाइजेशन में इसका रोल क्या है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि करंट सिनेरियो में रीडिंग हैबिट्स को आप कैसे इन्हेंस कर सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक इसका सवाल का जवाब सोच के जाएं कि आप कैसे कर सकते हैं। आपकी सर्विसेज करेंगी, आपकी जो लैंडिंग सर्विसेज हैं वो इस पे डिपेंड करता है, आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, और आपकी जो लाइब्रेरीज़ की टाइमिंग्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आप रीडिंग सर्विसेज को इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, एक एक इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट की उन्होंने कहा जी स्टार्टिंग लाइन बता दें। आप कहें कि जी मेरा नाम आपने मुकम्मल लेना जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ये नहीं एहतशामुल हक है सर, मेरा नाम एहतशाम है। आप कहें कि मेरा नाम एहतशामुल हक है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि 0000 से 900 तक जो समरी है वो बता दें। ये मुझे कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं लगता, तो इस समरी कोई भी नहीं बता सकता, जो इंटरव्यूअर्स हैं वो भी नहीं आपको बता सकता कि कौन सा किसका नंबर है। अच्छा, तो मेरा ख्याल में, अच्छा ये मैं बता रहा था कि पूरा नाम बताएं, फिर आप बताएं अपनी एजुकेशन, तीसरे नंबर पे आप अपनी स्किल लेवल बताएं, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कि जिस पे सवाल आ जाए आप उसको प्रॉपर जवाब। आप कहेंगे जी मुझे कोहा बहुत अच्छा आता है, हो सकता है जो आपके सामने बैठे वो कोहा का एक्सपर्ट हो। आप कहेंगे जी मैंने डिजिटाइजेशन का प्रोसेस एक प्रोजेक्ट किया है, डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या थे, आपने कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बताना है, आप वो जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, आप यकीन कर लें वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बेस, वो जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वो आपको बेस बना के देगा। ठीक है, मेरे ख्याल में हमारा टाइम अभी पूरा हो चुका है, और मेरी बहुत बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। दिली ख्वाहिशात है कि आप सब लोग कामयाब हो जाएं, और मैंने नंबर आपको इसके अंदर दे दिया है। और मैं दोबारा से अप्रिशिएट करूँगा डॉक्टर खालिद संघेड़ा को, मलिक शेर अफजल को, और पूरी PLA पंजाब को जो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है आपको कामयाब करवाने के लिए। और इसके अंदर भी 2-4 जो सजेशंस आई हैं, उन्होंने ये सारे सवाल आपके देख भी लिए, सुन भी लिए, और जो उनसे रेलिवेंट है, जैसे आपने ट्रेनिंग व्रेनिंग का कहा, इंशाल्लाह इस फेज़ के बाद जब आपके इंटरव्यू हो जाएंगे तो वो ज़रूर आपके लिए ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन की ट्रेनिंग का भी अरेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और PLA पंजाब का जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।